20 से ज्यादा साल प्रदेश मानो एक लूप पर चला हो। 5 साल ये और 5 साल वो, काम करने के अपने अपने अंदाज पर। ये नया साल अलग है। इस बार लूप के हिसाब से सरकार तो बीजेपी की आ गई, लेकिन सरकार टॉप टू बॉटम एकदम अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश के हर संभाग में ऐसे कई मुद्दे हैं जो सालों से अपनी मंजिल तलाश रहे हैं। कभी अनदेखी का शिकार हुए, कभी राजनीति का। इसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्टर्स भी रहे जिन्हें कैश किया जाता तो भी इलाकों की किस्मत आज कुछ और ही होती। खैर, जब जागो तभी सवेरा। नए साल में नया सूरज उम्मीद की एक नई रोशनी लेकर आया है। ऐसे में चलिए खंगालते हैं वो मुद्दे जो इंतजार कर रहे हैं अपने कुंडली के जागृत होने का और नई आभा में टिमटिमाने का। मेरे साथ हर संभाग से मेरे सहयोगी जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ बीके शर्मा स्टूडियो से जुड़ रहे हैं और कोटा और जयपुर पर इनकी काफी पैनी निगाह रहती है। बीके, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं चर्चा की। जयपुर राजधानी है। अब देश में किसी भी स्टेट में जाइए और आप बात बोलेंगे राजधानी, तो राजधानी अपने आप में उस स्टेट की सबसे डेवलप्ड सिटी मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जयपुर के मुद्दे तो होंगे, ऐसे होंगे जो कई सालों से या तो लटके पड़े हैं या अटके पड़े। नई सरकार में उम्मीद है कि वो सॉल्व होंगे। वो मुद्दे कौन कौन से हैं? मुझे लगता है कि राजधानी एक तरह से चेहरा होता है पूरे स्टेट का, और इसलिए सभी सरकारें जो राजधानी क्षेत्र है उसके विकास में का प्रयास करती हैं। और जितने भी लोग आते हैं, आप राजनीतिक तौर पर राजनयिक देश विदेश के लोग आते हैं, राजधानी में मीटिंगें होती हैं और डिप्लोमेटिक यहाँ पर मीटिंगें होती हैं, सम्मेलन होते हैं, चर्चाएं होती हैं। तो यह आपकी जो सरकार का चेहरा राजधानी बताती है। और सभी सरकारें राजधानी को बेहतर जो सिस्टम, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था और अच्छी एक नागरिक जो सोशल लाइफ है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, सुविधाजनक बनाने की कोशिश करते हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर देखा जाए तो यहाँ राजस्थान में जो सरकारें हैं उन्होंने सबने अपने अपने तौर पर यहाँ जयपुर को विकसित करने का प्रयास किया है। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जरूरी हैं, लेकिन कई समय से अटके उलझे लटके हुए। आप देखेंगे कि जो एक तो रिंग रोड का जो मामला है यहाँ पर वो काफ़ी समय से अटका हुआ है और मतलब चल रहा है, लेकिन वो जितना समय उसमें लगा है और जो अड़चने हैं उसमें जो अवाप्ती, जमीन अवाप्ती का मामला है वो है, और एक द्रव्यवती वाला मामला, क्योंकि द्रव्यवती का वो तो प्योर पॉलिटिक्स का शिकार हुआ। वसुंधरा सरकार का डीम प्रोजेक्ट था, बड़ी तेजी से काम हुआ। लेकिन ये मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि गहलोत सरकार ने उसमें ध्यान नहीं दिया। ये राजनीति में होता भी है कि यदि गहलोत सरकार चाहती तो उसे पूरा कर सकते थे, लेकिन उनको लगता है इसका क्रेडिट बीजेपी सरकार को, वसुंधरा सरकार को, बीजेपी को मिलेगा खास तौर से। तो इसलिए उन्होंने शायद इसको गंभीरता से नहीं लिया। उसमें बहुत सारा पैसा सरकार का लग चुका, तो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा केवल मैनेजमेंट और थोड़ा सा उसका मेरे ख्याल से चूंकि राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, ये सरकार उसे कैरी करेगी। तो करना मुझे तो लगता है ये चाहे वो वसुंधरा सरकार का था, लेकिन अब ये वसुंधरा सरकार के अलावा ये अब बीजेपी सरकार का है। बीजेपी सरकार उससे पूरा करेगी, जिससे ठीक है। 2-3 मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं जयपुर को लेकर। हालांकि मुझे इतना लंबा समय जयपुर में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 2-3 मेरे जो ऑब्जर्वेशंस हैं। एक तो ये कि जैसे मेट्रो का काम हुआ, एक फेज में हुआ, उसके बाद तो आगे कभी बढ़ा ही नहीं। जबकि जयपुर की आज अगर हम जिस तरह का ट्रैफिक का बोझ शहर पर है, हमें लगता है कि मेट्रो एक सोल्यूशन हो सकता है। क्या वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिस पर ध्यान दिया जाए? दूसरा, हमने देखा है कि कई बस्तियों को बहुत सुंदर सुंदर दीवारें बनाकर ढक दिया गया है, लेकिन वो बस्तियां आने जाने वालों की नज़रों से गायब हो गई, लेकिन ज़मीन से तो गायब नहीं हुई हैं, वो वहाँ पर बनी हुई हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में हम जाएं तो समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। पानी कुछ पॉकेट्स में तो बहुत अच्छे से है, कुछ पॉकेट्स में नहीं है। जब बस्तियों से खबरें आती हैं तो पता चलता है कितनी छोटी गलियां हैं, वहाँ की समस्याओं को सुलझाना कितना मुश्किल है। पानी के लिए जंग लड़ रहे हैं, 20-20 दिन आंदोलन करना पड़ता है, टैंकर नहीं पहुँचते। आप रामगढ़ बांध को इसके साथ जोड़ सकते हैं। रामगढ़ बांध का जो सूखा हुआ है, और कभी जयपुर की वो एक धरोहर थी, विरासत थी और प्राउड था। वहाँ पर जहाँ पर एशियन गेम्स हुए, नौकायन हुआ, वहाँ सरकारों ने अलग अलग तौर पर उसके वादे जरूर किए हैं, लेकिन वहाँ वो अभी भी वो प्यासा है रामगढ़ बांध। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सपना है, लोग चाहते हैं कि वहाँ मेट्रो एग्जिस्ट करते हैं क्या? मेट्रो सबसे बड़ा, क्योंकि गहलोत सरकार ने पिछली जो गहलोत सरकार में जिस तरह से तेजी से काम हुआ था, अभी फेजेस तो इन्होंने अलग अलग अनाउंस कर दिए उसके लिए, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। गहलोत सरकार ने इस बार नहीं किया, लेकिन इस बार उन्होंने अनाउंस किया था नया, जो इसको रामगंज
आगे जो बड़ी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ के बाद में इसे ट्रांसपोर्ट नगर तक लाना, एक तो ये था। और उन्होंने बाद में एक अनाउंस किया था अंबावाड़ी से लेकर सीतापुरा तक, लेकिन वो अनाउंसमेंट था, घोषणा मात्र थी। उसके लिए जो धरातल पर काम होना चाहिए वो होगा। आपको लगता है इस बार होगा? लेकिन मुझे और भी कमेंट्स लेने हैं लोगों से, फिर मैं आपके पास कोटा के लिए आऊंगा। शॉर्ट में बताइए, आपको लगता है कि मेट्रो ऐसा प्रोजेक्ट है जो आगे बढ़ेगा? जो होगा और होना भी चाहिए, और सरकार इसको जरूर करे। ठीक है, मैं मेरे साथ अब सीकर से सहयोगी रमेश शर्मा भी जुड़ रहे हैं, संभाग प्रभारी हैं। जोधपुर से सहयोगी भूपेंद्र भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रमेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। और रमेश, देखिए, बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं सीकर, जो सीकर से एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं। अगर कोई प्रॉपर प्लानिंग करे तो सीकर उस संभाग के तौर पर सामने आ सकता है जो रोजगार जनरेट कर सकता है। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी कौन सी परियोजनाएं हैं जो वहां पर अटकी पड़ी हैं और नई सरकार उन्हें सॉल्व कर सकती है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सीकर अभी नया संभाग बना है, और नया संभाग बनने के बाद कहीं न कहीं लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी है कि अब भाजपा की नई सरकार बनी है, उन्हें बेहतरीन होगा। लेकिन सीकर संभाग की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सीकर संभाग ने अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान में कहा जा सकता है कि सीकर जिला, कोटा के बाद सीकर का नाम शिक्षा के क्षेत्र में आता है। अब वही बात करें कि कुछ प्रोजेक्ट थे जो गहलोत सरकार के समय नहीं हो पाए पूरे, जैसे आज भी सीकर शहर के मध्य में से जो नवलगढ़ पुलिया है उसको 4 लेन होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। आज भी यातायात की व्यवस्था है वो जाम रहता है, पूरे दिन कलेक्टेड जाम रहता है। नया मिनी सचिवालय बन रहा है, अगर वो जल्द शुरू हो जाता है, समय पे भाजपा सरकार को शुरू करती है तो जाम से निजात मिलेगी। झुंझुनू जाने वाली जो बाईपास है, दासा की ढाणी का जो फाटक है वो बनाना है, उसपे और ब्रिज बनना है। उसके और ब्रिज बनने से जो सीकर से, जयपुर से झुंझुनू जाने वाले लोग हैं वो बाईपास निकल जाएंगे। तो अभी बहुत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गहलोत सरकार के समय पूरे नहीं हुए, और जनता की जो उम्मीदें हैं वो भाजपा से बड़ी उम्मीदें हैं। काफी ऐसे प्रोजेक्ट है। वही अभी अगर बात करें तो महाराजा शेखावटी संस्थान की ओर से यहाँ एक बड़ा सैनिक एकेडमी बन रहा है, और पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये 5वां बड़ा सैनिक एकेडमी बनेगा, जहां अफसर तैयार होंगे सेना के लिए। और शेखावटी तो वो इलाका है जहां घर घर में शहीद है, ढाणियों में वीर शहीदों की गाथा गाई जाती है। एक बड़ी उम्मीद है कि जल्दी अगर ये सैनिक एकेडमी शुरू होगी तो यहाँ फौज में भर्ती होगी, जवान तैयार होंगे, अफसर तैयार होंगे। इसी के साथ नए उद्योगों की लेकर बात करें तो खंडेला में यूरेनियम के लिए बड़ा ऑप्शन है। यहाँ से अगली साल यूरेनियम का काम शुरू होगा, तो बड़ा राजस्व है वो राज्य सरकार को मिलेगा। इसके बाद अलावा शेखावटी है वो धार्मिक स्थल पे, बड़े धार्मिक स्थल है बाबा। नहीं, मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था, धार्मिक वाले पॉइंट पर। मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉलिसी के तहत अगर एक सर्किट बनाया जाए तो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से काफी बूम मिल सकता है। उसका फायदा ये होगा कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी जनरेट होगा। नहीं, बिल्कुल यही बताना चाह रहा था मैं कि रिंग से जो रेलवे लाइन निकालने जानी है वो खाटू श्याम जी होके जाएगी। यहाँ से श्याम भक्तों को बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जीण माता, खाटू श्याम जी, हर्षनाथ की पहाड़ी, सालासर धाम, यहाँ एक टूरिज्म सर्किट बनेगा। इससे लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी, और एक कहा जा सकता है कि धार्मिक स्थल के अलावा यहाँ रोजगार भी बड़े मिलेंगे। और अब तो बाबा श्याम का लक्ष्मी मेला ऐसा हो गया कि प्रतिदिन लाखों लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो एक बड़ी उम्मीद जन की जगी है कि यातायात की व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से चले। इसके अलावा जीण माता शेखावटी की सब कुलदेवी कहा जाता है, वहां रोपवे बन रहा है, नई साल में रोपवे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि अब शेखावटी के लोगों को बड़ी उम्मीद है सरकार से। ठीक है, जोधपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी भूपेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, देखिए, अब आप देखिए कितने कद्दावर चेहरे हैं जोधपुर से सियासत के। इसके बाद लगना तो ये चाहिए कि भाई वहां की कोई समस्या होगी नहीं, लेकिन समस्याएं हैं और वो भी राजनीति का शिकार हुई हैं। आप पिन पॉइंट कर सकते हैं एग्जैक्टली? जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो उनका गृह नगर था। जोधपुर में विकास के कई कार्य हुए, लेकिन अब जो है नई सरकार और नए साल में ये उम्मीद की जा सकती है कि जो विकास के कार्य शुरू हुए हैं वो कार्य लगातार चलते रहे, उन्हें विराम नहीं लगे, वे रुके नहीं। खासतौर से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ा तोहफा था जयपुर के बाद जोधपुर में मेडिकल की बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है, अगर उसका काम जो है जिस गति से शुरू हुआ है उस गति से चलता रहे तो एक बड़ा जो खासतौर से ये कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में पर्यटक नहीं लोग बाहर से आते हैं इलाज के लिए जोधपुर, तो वो यहाँ पहुंचना लगातार उनका जारी रहे। क्योंकि देखिए एक समय था जब पश्चिमी राजस्थान से व्यक्ति बीमार होता था तो उसको लेकर अहमदाबाद भागा जाता था कि अहमदाबाद में अच्छा इलाज मिले। अब वो इलाज एम्स में शुरू हो चुका है। एम्स अच्छा इलाज
चल रहा है, लेकिन एम्स में अभी भी जो है फुली जो है रनिंग नहीं हुई है। पूरा जो क्षमता के साथ एम्स जो है रन नहीं हो रहा है, उसके लिए कई विकास कार्यों की दरकार है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलावा कैंसर को लेकर एक बड़ा जो है सेंटर जोधपुर में काम शुरू हो चुका है, लगभग फाइनल होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल जो है उसका काम पूरा हो जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम होगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की हार्ड लाइन जो कही जाती है, आकलिया चौराहे से मंडोर जो है गार्डन तक, उस हार्ड लाइन में जब ट्रैफिक रहता है, जब पीक टाइम होता है तो इतना ट्रैफिक रहता है स्वप्निल कि आप ये अंदाजा लगा लें कि जालोरी गेट से सोस्ती गेट आने में व्यक्ति को कम से कम 1 किलोमीटर के सफर में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, उस जाम में फंस जाता है व्यक्ति। उसके अलावा सिटी ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी समस्या है। सिटी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बसें शुरू हुई है, लेकिन कुछ दिनों पूर्व ये चर्चा हुई कि इन बसों को रोका जा रहा है, तो शहर एकदम से पूरा चिंतित हो गया कि अगर सिटी ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया गया, जो बसें चलाई जा रही है नगर निगम के द्वारा, वो रुक गई तो शहर के लिए बड़ी समस्या होगी। क्योंकि पर्यटकों का शहर है, यहाँ की सारी जो है रोजगार पर्यटकों के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो अगर सिटी ट्रांसपोर्टेशन रुकता है तो जो लोकल व्यक्ति है या जो पर्यटक है उसको एक महंगा ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, तो बड़ी समस्या होगी। दूसरी बड़ी बात है स्वप्निल के एयरपोर्ट नहीं, संभाग के तौर पर भी हम देखने की कोशिश करें भूपेंद्र, अगर संभाग के तौर पर भी देखने की कोशिश करें तो क्या ऐसा हो सकता है या कोई ऐसी नई पॉलिसी जो इलाका डिमांड कर रहा हो? जी देखिए, जैसलमेर में एयरपोर्ट बन चुका है, उसको फुली रन करना अभी बाकी है। जैसलमेर में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, उन टूरिस्ट को जोधपुर आके जो है यहाँ से फिर बाय रोड या बाय ट्रेन जाना पड़ता है। विस्तार किया जाए, समय पर फ्लाइटें शुरू की जाए तो एक अच्छा पर्यटक जो सीधा जैसलमेर आए, जोधपुर आए और पश्चिमी राजस्थान को देखे, ठीक है, उसे रुकने में भी थोड़ा और जो है आनंद होगा। क्योंकि व्यक्ति परेशान हो जाता है जब विदेश से यहाँ तक पहुंचता है, तो यहाँ से फिर बाय रोड, और रोडों की व्यवस्था तो आपको पता ही है किस तरह की रोडें जो है, अगर रोडों में सुधार किया जाए तो और अच्छा होगा। जहां तक ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, दोहरीकरण का काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल ये दोनों काम समय पर जयपुर जोधपुर दोहरीकरण हो जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, तो एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन जो है पर्यटकों को मिलेगा। साथ ही यहाँ से जो ठीक है भूपेंद्र, आप मेरे साथ रहें, भूपेंद्र आप मेरे साथ रहें, मैं बीकानेर का भी रुख कर लूं। रवि बिश्नोई मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में उदयपुर से रवि मल्होत्रा भी जुड़ेंगे। रवि बिश्नोई, मैं आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा आपको ये लगा था कि मंत्रिमंडल में अनदेखी हुई है, लेकिन ऐसे भी कई मुद्दे हैं जो सालों से सिर्फ अनदेखी का शिकार हुए हैं। बीकानेर संभाग में इन टोटलिटी आप क्या ऐसा बता सकते हैं जिसको लेकर अब लोगों की उम्मीद जगी है कि हाँ, चूंकि सरकार का पूरा फेस बदल चुका है, सरकार टॉप टू बॉटम पूरी तरह से बदल चुकी है, अब ये बदलाव कुछ अच्छा लेकर आएगा, ऐसा क्या कुछ है बीकानेर में? बिल्कुल स्वप्निल, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे 2 दिन पहले, जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ और बीकानेर संभाग को अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाया, वो चीजें अब देखिए एक अलग विषय हो चुका है। परंतु जो जन समस्याएं हैं बीकानेर की और जो बरसों बरस से बाहर जो रही है, एक ऐसे शासन और एक ऐसे प्रशासन की कि वो आते ही एक्शन मोड में आकर उन समस्याओं का निराकरण करेगी। उनमें सबसे बड़ी समस्या रेल फाटकों की समस्या है। देखिए, बीकानेर को 2 भागों में चीरती हुई रेल लाइन बीकानेर शहर के बीचों बीच से गुजरती है, जिसे लेकर हमेशा से कभी केंद्र के पाले में गेंद होती है, कभी राज्य सरकार के पाले में गेंद होती है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों जगह एक ही सरकार हो इन पिछले कई सालों में। तो देखिए, और अब ऐसा हुआ है कि डबल इंजन की सरकार है। तो देखिए, अर्जुन राम मेघवाल है, वो देश के कानून मंत्री हैं और केंद्र में, दूसरी तरफ राज्य सरकार, बीकानेर की जनता ने 6 विधायक दिए हैं। तो अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बीकानेर के रेल फाटकों की समस्याएं जो है वो आने वाले कुछ ही महीनों में दूर होगी, जिसका लोकसभा चुनावों के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकता है। उसके बाद में बीकानेर शहर की बात कर ली जाए तो सूरसागर, देखिए, वसुंधरा राजे का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। न केवल वसुंधरा राजे बल्कि बीकानेर के तमाम उन लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जो शहर के बीचों बीच सूरसागर नामक इस जगह को साफ सुंदर स्वच्छ झील के रूप में देखना चाहता है। और इसमें अरबों रुपए खर्च भी हुए हैं भाजपा के शासनकाल में, परंतु जब कांग्रेस का राज आया तो उस चीज में हमेशा से सवाल उठते रहे और यहाँ पर ये गंदगी का साम्राज्य फिर से बन गया। अब अगर मैं बात करूं, देखिए, सुमित गोदारा को हमारे यहाँ से लूनकरनसर से मंत्री बनाया गया है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था लूनकरनसर में, जैतून की फैक्ट्री, जैतून का अनुसंधान केंद्र खोला गया था, जो किसानों के लिए इजराइल की एक पद्धति है, उस पद्धति पर जैतून की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। और जैतून अनुसंधान केंद्र लूनकरनसर में ही
वसुंधरा राजे सरकार द्वारा खोला गया था, जो अब लगभग फेल होने की कगार पर है। तो सुमित गोदारा जो कैबिनेट मंत्री बने, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि वो अपनी विधानसभा में जैतून अनुसंधान केंद्र को 4 पंख जो हैं वो लगाए। एक पॉइंट और है दूसरी तरफ रवि, देखिए एक पॉइंट और है। मैं अगर संभाग की अन्य जिलों की बात करूं, अगर हो सकता है तो आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकवा लें, क्योंकि रवि आपका विजुअल ना बार बार स्ट्रक हो रहा है। सिर्फ 2 मिनट और मैं आपके लूंगा। रवि, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कुछ इंटर स्टेट मसले हैं। हम सिर्फ डबल इंजन की सरकार क्यों बात करें, हम तो ये कहें कि 3 इंजन 4 इंजन भी देख लीजिए, वो मिलकर सुलझा सकते हैं। अब उस तरह की स्थितियां बन रही है, खासकर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को लेकर। कई ऐसे मसले हैं जिनके बाजू के राज्यों से बॉर्डर के जो मसले हैं उनको भी सॉल्व किया जा सकता है, और वो तो सालों से चले आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब संभाग की बात कर लेते हैं। श्रीगंगानगर धान का कटोरा कहा जाता है, राजस्थान का सिरमौर है। यहाँ पर एक शुगर मिल हुआ करती थी और यहाँ चकुंदर की खेती बहुत हुआ करती थी और उससे चीनी बनाई जाती थी। गन्ने का विकल्प कहीं न कहीं पूर्ववर्ती सरकारों ने चकुंदर के रूप में ढूंढा था। श्रीगंगानगर के नजदीक साधुवाली गांव है, जो मेरा भी पैतृक गांव है। वहां गाजर जो साधुवाली की है बहुत उसका उत्पादन होता है, और गाजर का सबसे बड़ा मंडी का केंद्र जो है वो श्रीगंगानगर का साधुवाली हब बना हुआ है। तो इस तरह से शुगर मिल और वहां गाजर अनुसंधान केंद्र, ये भी एक यहाँ श्रीगंगानगर वासियों की डिमांड है। तो दूसरी तरफ हनुमानगढ़ में स्पिनिंग मिल थी, जो पिछली ही, मुझे याद है अच्छी तरह से, प्रभु लाल सैनी हुआ करते थे कृषि मंत्री वसुंधरा राजे सरकार में, और वो ये चाहते थे कि स्पिनिंग मिल यहाँ पर शुरू हो, जो हनुमानगढ़ में रोजगार के बहुत बड़े आयाम खोल सकती है। वो कहीं न कहीं बंद हो चुकी है, उसको वापस शुरू और पानी का की मसला, जो बाजू के राज्यों से पानी का मसला, जिसे लेकर अधिकारियों की भी लंबे समय तक बैठकें चलती रहती है। देखिए इंदिरा जैसे ईआरसीपी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस तरह से अभी डिमांड में बना हुआ है, उसी तरह से ये जो राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर है, इसकी कायाकल्प का जो काम है वो हालांकि पिछली अशोक गहलोत सरकार में केंद्र सरकार की मदद से हो रहा है, परंतु वो इतना तेज गति से नहीं हो रहा। और किसान आए दिन यहाँ आंदोलन पर उतारू रहते हैं। और पंजाब से जो विवाद है कहीं न कहीं पानी का, और पाकिस्तान जो पानी जाता है उसको सहेजने की जरूरत है, ताकि राजस्थान के इस धान के मुझे लगता है कि पानी डबल इंजन और दूसरे स्टेट्स में भी अगर हम स्थितियां देखें पंजाब को छोड़ के, तो एक ऐसे सिनेरियो बन रहा है जो सॉल्व हो सकता है। अजमेर से कौशल जैन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उदयपुर जा रहा हूं। रवि मल्होत्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। उदयपुर संभाग के वो मसले जिन्हें लेकर ये उम्मीद जग रही है कि नए सरकार के आने के बाद इस नए साल में वो पूरे हो सकते हैं, वो कौन से सपने हैं? देखिए, सबसे अगर उदयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो ट्राइबल से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ही, उसके अलावा अगर उदयपुर क्योंकि टूरिस्ट सिटी है तो टूरिस्ट से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो हमेशा जो है कहीं ना कहीं प्रभावी रहे हैं। तो इस बार नई सरकार और नया साल जो है शुरू हो चुका है, नया जो है मंत्रियों का जो है गठन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि उदयपुर में जिस तरीके से टूरिस्ट जो पहले से थे वो थोड़े से और जो है यहाँ पर डेवलप हो। लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ पर सबसे बड़ी जो कमी देखी जाती है वो जो है यहाँ पर जिस तरीके से जो यातायात का दबाव रहता है, जो टूरिस्ट सीजन के दौरान यहाँ जिस तरीके से रहता है, और अभी भी लगातार जो टूरिस्ट सीजन यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि न्यू ईयर कल ही जो है मनाया गया, उससे पहले लगातार जिस तरीके से आप देखें कि क्रिसमस से पहले से जो टूरिस्ट आना शुरू हो जाता है, तो फरवरी तक यहाँ पर जो है टूरिस्ट का बूम रहेगा। कुछ ही समय पहले मैंने एक खबर भी साझा की थी उदयपुर से कि किस तरीके से जो है सुखेर अंबेरी का जो मार्ग है वहां पर 3 से 4 किलोमीटर के लंबे जाम लगे रहते, तो ऐसे में अब इस तरीके से जाम जो है उससे निजात मिले शहर को। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी जो है योजना इसके लिए बननी चाहिए, ताकि टूरिस्ट जो जिस तरीके से उदयपुर में आ रहा है तो यहाँ के जो स्थल है उनका मजा भी ले। आगे बढ़ाते हैं। उदयपुर से रवि मल्होत्रा मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए, तमाम जो इश्यूज आप बता रहे थे, मुझे लगता है एक मसला जो कि काफी हॉट रह सकता है उदयपुर संभाग से, वो है आदिवासियों के लिए सेपरेट कोर्ट बिल की मांग समय समय पर वहां से उठाई गई है। अब जिस तरह से बीएपी के विधायकों की संख्या है, मुझे लगता है ये मसला फिर उठ सकता है, और फिर देखना होगा कि नई सरकार का इस पर क्या रुख रहेगा। रवि, देखिए, बाबूलाल खराड़ी कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आज पहली बार उदयपुर आए हैं, वहां पर स्वागत भी हुआ है, भाजपा कार्यालय में भी हुआ है, अपने जो गांव है जाड़ोल वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने आते एक बड़ी बात बोली है, यहाँ पर भी लघु उद्योग जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, कहीं ना कहीं जो आदिवासी उत्थान की बात यहाँ पर की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरीके से आपने बोला है कि एक सेपरेट बिल जिस तरीके से आदिवासियों के लिए होना, तो वो जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपको कैबिनेट मंत्री जिस तरीके से उदयपुर संभाग में यहाँ पर वो भी ट्राइबल एरिया जिस तरीके से जाड़ोल जो कॉन्स्टिट्यूंसी वहां से जीते हैं, जिस तरीके से 4 बार विधायक रहने के बाद में खुद कोटड़ा जो है आदिवासी क्षेत्र से यहाँ से बाबूलाल खराड़ी आते हैं। उससे पहले हम बता चुके किस तरीके के परिवेश में वो रहते हैं, किस तरह की झोपड़ी हमने उनके घर की दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं
आदिवासियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो बिल है सेपरेट बिल है, तो कहीं ना कहीं इसकी मांग लगातार बार बार उठती रही है, क्योंकि आदिवासी समाज ने जो है हमेशा जो इस मांग को यहाँ पर उठाया। तो बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये इस बार रह सकता है। पूरी जो है एक आस जताई जा रही है कि क्योंकि अगर इस तरीके से जो है ये बिल अगर यहाँ पर जो है आपने बताया बिल जो है आदिवासियों को लेकर पास होता है, तो बहुत बड़ी राहत जो है पूरे एक आदिवासी जो समाज है, जिस तरीके से ना सिर्फ में अगर मैं बात करूं उदयपुर में सिर्फ गोगुंदा जाडोल और कोटला की, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा कई जो बड़े एरियाज हैं वहां पर जिस तरीके से आदिवासी निवास करते हैं, वहां पर रहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सहूलियत होगी। दूसरी बड़ी बात संभाग की अगर हम बात करें चित्तौड़ तक अगर हम चले, तो चित्तौड़ में जिस तरीके से जो है सीमेंट हब जहां पर कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से जो है वहां पर जो है बाहर जो है स्थानीय मजदूर है उन्हें वहां पर जो है बड़ी जो एक रोजगार यहाँ पर नहीं मिलता है, जो बाहरी मजदूर से जिस तरीके से यहाँ पर काम लिया जाता है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो क्योंकि उस मुद्दे पर भी कहने के सरकार को अजमेर का भी रुख करना है मुझे। कौशल मैं आपके पास आ रहा हूँ। कौशल, मसला तो आप जानते ही हैं, बोलना चालू करें। जी देखिए, जहां तक बात करें अजमेर संभाग की, तो अजमेर में भीलवाड़ा अपने आप में एक औद्योगिक नगरी है, तो वहीं जो नागौर है वो भी व्यवसायिक नगरी के नाम से जाना जाता है। टोंक और अजमेर को जरूर कमजोर माना जाता है, लेकिन अजमेर में जहां तक बात करें तो पर्यटन का जो क्षेत्र है वो अजमेर के लिए विकसित करने वाला है। यहाँ पर जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि पहले अगर मैं आपको स्वप्निल थोड़ा सा पीछे ले चलूं तो मैं बात करूंगा पिछली सरकार की। पिछली सरकार में यहाँ से मात्र 2 विधायक चुने गए थे, जबकि 6 विधायक जो थे भारतीय जनता पार्टी के थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बात थी वो यह नहीं बैठ पाई, और जिस तरह से विकास किया जाना चाहिए था, जो विकास होना था वो नहीं हो पाया। नतीजा सबको भुगतना पड़ा। अब बात करें यहाँ की समस्याओं की, तो देखिए अजमेर में जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है वो है पानी। अजमेर में जो बीसलपुर डैम बना, बीसलपुर परियोजना जो लाई गई, वो कांग्रेस के मोटवानी जो मंत्री थे, किशन मोटवानी, उनके द्वारा लाई गई थी। और ये कहा गया था कि सबसे पहले इसकी जो सप्लाई है उससे अजमेर की प्यास बुझाई जाए, उसके बाद इसके पानी को आगे जहां पर जरूरत है वहां पर दिया जाए। क्योंकि देखिए राजस्थान के अंदर जो रहने वाले हैं वो राजस्थानी हैं, बिल्कुल सही बात थी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कुछ जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी रही, या समझ लीजिए कि कुछ ताकत नहीं रही है, जयपुर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उसका नतीजा ये हुआ कि अजमेर को प्यासा रहना पड़ा। तो यहाँ पे एक मुद्दा बहुत बड़ा ये बना हुआ है। दूसरा यहाँ पे मुद्दा ये था कि देखिए अजमेर के अंदर दरगाह जो वर्ल्ड फेम है और पुष्कर जो वर्ल्ड फेम है, इनको जोड़ने के लिए तो लाइन्स हैं, लेकिन पुष्कर से आगे जो मेड़ता को जोड़ के और जोधपुर से आगे इसको लाइन को निकाल के और दूसरे राज्यों में लाया जाता है या दूसरे क्षेत्रों से जोड़ा जाता, वो यहाँ पर नहीं हो पाया। लंबे समय से मांग भी चली आ रही है, यहाँ के लोगों ने भी, यहाँ सांसदों को भी कहा। यहाँ पर सचिन पायलट जो कभी केंद्रीय मंत्री थे, यहाँ से चुनाव लड़के गए, उनसे भी कहा गया, उनके भी प्रयास रहे। लेकिन कुल मिला के था कि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वास्तव में जैसी थी आज भी वैसी है, लेकिन इस बार सरकार से यहाँ के लोग। कौशल, आप ही की बात में भूपेंद्र बिश्नोई कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ भूपेंद्र, क्या जोड़ना चाह रहे हैं आप? जी स्वप्निल, देखिए जो मेड़ता जोधपुर के बीच जो रेल लाइन की जो डिमांड चल रही थी, पुष्कर और मेड़ता के बीच, उसको लेकर यहाँ के राज्यसभा सांसद है राजेंद्र गहलोत, उन्होंने इस मामले को कई बार जो है राज्यसभा में उठाया है, और अब कहा जा रहा है कि इसको लेकर जो है सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है, महज बजट का इंतजार किया जा रहा है। तो जब डबल इंजन लग चुका है और यहाँ से दोबारा रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो इस मसले को टैकल किया जाएगा। कौशल, आप अपनी बात जल्द से जल्द खत्म करें, मेरे पास समय बहुत कम बचा है। देखिए यहाँ पर जो भूपेंद्र जी का कहना है ना, हमारे साथी भूपेंद्र का कहना है, यहाँ पे उसमें थोड़ी सी मैं आपको तब्दीली देना चाहूंगा। क्योंकि पिछली जो सरकार थी, मतलब पिछले कार्यकाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, उन्होंने उस टाइम कहा था जब यहाँ पर रेल मंत्री आए थे कि इस पर हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसका बजट नहीं है। उसके बाद फिर चुनाव का सिलसिला चल गया, तो निश्चित रूप से जो बजट की बात उस दौरान हुई थी वो बजट की सिर्फ बात हुई, बजट सैंक्शन नहीं हो पाया। हुआ सचमुच पुराना, अब नया फसाना लिखा जाएगा, यही उम्मीदें हैं। अब बच रहा है कोटा संभाग। बीके, मैं आपके पास आ रहा हूं, पैनी निगाह आपकी रहती है, बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, समय काफी कम बचा है मेरे पास। मैं आपको एक ही मुद्दा कोटा संभाग का आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कोटा ऐसे देखा जाए तो पानी की वहाँ कोई कमी नहीं है, चंबल की वहाँ कृपा है, और बिजली, क्योंकि बिजली तो वो पूरे राजस्थान को देता है, परमाणु रावत बाटा में है और वहाँ थर्मल पावर प्लांट है। तो ऐसे प्राथमिक, और रेलवे जो दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर है वो, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो हवाई अड्डे की उसकी मांग है, राजनीति बहुत हुई, पिछली सरकार के दौरान भी हुई,
वहाँ पर, और केंद्र और राज्य की खींचतान का भी वहाँ पर असर दिखा, क्योंकि ये जो हवाई अड्डा जब भी कहीं पर विकसित होता है तो उसमें जमीन राज्य सरकार प्रोवाइड कराती है और वहाँ विकसित केंद्र सरकार हवाई अड्डा विकसित करती है। तो ये खींचतान चलती रही कि जमीन आपने प्रोवाइड नहीं कराई, और वहाँ अभी भी एक एरोड्रम है जहाँ केवल राजनीतिक जो बड़े नेता हैं वो अपने चार्टर को लैंड करा सकते हैं, छोटे जो चार्टर हैं वो उतर सकते हैं। जो व्यावसायिक हवाई सेवा है वो वहाँ शुरू अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि कोचिंग नगरी है, पूरे देश से वहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, उनके माता पिता आते हैं, और एक दौर में उसको औद्योगिक नगरी कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी कहते थे कोटा को, राजस्थान की। तो वहाँ पर एक एयरपोर्ट की ज़रूरत है और वहां पर वो वाइबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहां इसको लेके अब डबल इंजन की सरकार है, तो जो राज्य और केंद्र के बीच में खींचतान की वजह से ये वहां पर जो सपना है एयरपोर्ट का वो शायद पूरा होना चाहिए, ये पूरी उम्मीद है। छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड कर दूं, आपने एक मसला उठाया, एक दूसरा मसला जो मुझे लगता है वो भी टैकल किया जाना जरूरी है। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के राज में धीरे धीरे कर सुसाइड सिटी बन रही है कोटा, खासकर बच्चों के लिए, ये परमानेंट टैग न लग जाए, इस दिशा में शायद बीजेपी काम करेगी, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने इस मुद्दे को करीब से समझ लिया होगा। ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मानसिक और दूसरी तरह की चीज़ों का है। ये डेवलपमेंट सरकार की योजना में यहाँ केवल ये बच्चों को आप रेगुलर उनको क्लासेस हो, मोटिवेशन हो, या उनको साथ में कोई प्रेशराइज ना हो, वहाँ उस तरह की केवल अच्छे रिजल्ट लाने के लिए और वो माहौल बनाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा कुछ पॉलिसी बनाई जा सकती है। तो सरकार इस पे काम करे तो बेहतर हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।